एवरीवन, मेरा नाम कोकिला प्रधान है और मैं आपके अपने चैनल योर बेस्ट ऑप्शन ग्रुप में आपका स्वागत करती हूँ। पिछले क्लास में हमने ये देखा था कि भारत में मुख्य रूप से कौन कौन सी यूरोपीय शक्तियों का आगमन हुआ था, जिनमें से मुख्य 5 थी: पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, डेनिश और फ्रांसीसी। और साथ में हमने ये भी देखा था कि उस समय भारत की तत्कालीन स्थिति क्या थी। आज हम देखेंगे कि इन यूरोपीय शक्तियों के आगमन के मुख्य कारण और उद्देश्य क्या थे। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहले भारत में यूरोपीय शक्तियों के आगमन के मुख्य उद्देश्य को हम 3 शब्दों से समझ सकते हैं। ये सरल शब्दों में अगर हम समझे तो ये 3G फॉर्मूला है, जिनमें हम ये देखते हैं 3 शब्द हैं: गोल्ड, ग्लोरी और गॉड। गोल्ड यानी पैसा कमाना, धन दौलत। उस समय भारत को क्या कहा जाता था? सोने की चिड़िया। इसलिए भारत की कीमती मसाले, सूती कपड़े और रेशम का व्यापार करके इनका मेन जो उद्देश्य था वो ये था कि अत्यधिक पैसा कमाना। उनका मेन ये था कि भारत से सस्ते में सामान खरीद कर यूरोप में उसे ऊंचे दामों में बेचकर अंधाधुंध मुनाफा कमाना। दूसरा है ग्लोरी, गौरव, मान सम्मान। अपने देश का गौरव और साम्राज्य बढ़ाना, विस्तार करना, दुनिया में अपने देश की ताकत बढ़ाना और नए इलाकों पर कब्जा करके राजा का मान बढ़ाना। कैसे? मुख्य रूप से यूरोप के देश जैसे पुर्तगाल, स्पेन, ब्रिटेन, फ्रांस में ये होड़ मची थी कि कौन सा देश सबसे शक्तिशाली है। जो देश जितने नए समुद्री रास्ते, जितने नए जमीन खोजता था, दुनिया में उसकी उतनी ही इज्जत, उतनी ही ताकत बढ़ती रहती थी। तीसरा है गॉड, मतलब धर्म का प्रचार। मुख्य रूप से ईसाई धर्म का प्रचार करना इनका मेन मोटिव था। यूरोप के देश विशेषकर कौन कौन से? स्पेन और पुर्तगाल पूरी दुनिया में ईसाई धर्म को फैलाना चाहती थी और ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करना चाहती थी। इसलिए वे खोजी दल के साथ पादरी और मिशनरी भी जाते थे ताकि वे धर्म का प्रचार प्रसार कर सकें। उनका यह मानना था कि मतलब उनका अपना यह कर्तव्य वे समझते थे कि नए इलाकों के जो मूल निवासी हैं उनका भी धर्म परिवर्तन करें, ये उनका मूल कर्तव्य वे वैसे मानते थे। तो ये मैं आपको क्विक ओवरव्यू बता दी हूँ। आगे देखते हैं। भारत में यूरोपीय शक्तियों के आगमन का मुख्य कारण और उद्देश्य। सब कारण और उद्देश्य एक साथ देखा जाएगा तो सबसे पहला, सबसे बड़ा कारण था कुस्तुनतुनिया का पतन, फॉल ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल 1453। क्या हुआ था? 1453 ईस्वी में तुर्कों, ऑटोमन एम्पायर यानी उस्मानी साम्राज्य ने कुस्तुनतुनिया, आज की इस्तांबुल पर कब्जा कर लिया था। आज जिसे इस्तांबुल कहा जाता था, उस पर कब्जा कर लिया था। इसका क्या असर हुआ कि यह शहर यूरोप और भारत के बीच में व्यापार का मुख्य जमीनी रास्ता था और तुर्कों ने इस रास्ते से होने वाले यूरोपीय व्यापार को रोक दिया और उस पर भारी टैक्स लगा दिया गया। नतीजा ये हुआ कि यूरोप के लिए भारत से मसाले और कपड़ा मंगाने का जो पुराना रास्ता था वो पूरी तरह बंद हो चुका। अब भारत पहुंचने के लिए उन्हें नया समुद्री रास्ता खोजना उनकी एक मजबूरी थी। तो इससे एक उद्देश्य उनका ये था कि नए और सुरक्षित समुद्री मार्ग की खोज करना। कुस्तुनतुनिया में उस्मानी साम्राज्य अर्थात तुर्कों ने कब्जा कर लिया। इस कारण क्या हुआ? यूरोप का भारत आने वाला जो पुराना जमीनी रास्ता था वह बंद हो गया। इसलिए उनका ये सबसे बड़ा उद्देश्य था कि इस रुकावट से बचने के लिए कि यूरोप राजाओं ने अपने नाविकों को भारत पहुंचने के लिए एक नया और सुरक्षित समुद्री रास्ता खोजने का काम सौंपा। जैसा कि 1498 में वास्को डी गामा भारत पहुंचा। तो मैप से अगर समझें तो पुर्तगाल, यहाँ जो लाल रंग का दिखाई दे रहा है ये
उस समय का ज़मीनी रास्ता हुआ करता था। पुर्तगाल से यूरोप में ये है कुस्तुनतुनिया। यहाँ से वो भारत की तरफ पहले जो पुराना ज़मीनी रास्ता था ये हुआ करता था। तो इसमें हम ये देख सकते हैं कि ऑटोमन एम्पायर अर्थात तुर्की साम्राज्य ने जब कुस्तुनतुनिया पर हमला किया उसके बाद से ये रास्ता बंद हो चुका है, बंद हो चुका था। अब आता है वास्को डी गामा। वास्को डी गामा पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन यहाँ से निकलकर अफ्रीका के पश्चिमी किनारे से होते हुए सबसे नीचे उनके अफ्रीका के दक्षिण में स्थित है केप ऑफ गुड होप। यहाँ पर ये इसलिए इतना यहाँ पर ये इसलिए दर्शाया खोपड़ी को इसलिए दर्शाया गया है क्योंकि इसे तूफानों का अंतरीप भी कहा जाता है। किसे? केप ऑफ गुड होप को। क्यों? क्योंकि यहाँ पर समंदर की लहरें बहुत खतरनाक हो जाती थीं और यहीं से जो पुर्तगाली नाविक हैं वो पूर्व की तरफ मुड़कर भारत के हिंद महासागर से होते हुए भारत की तरफ पश्चिमी तट पर कहाँ कालीकट पर जाकर रुकती है। यहीं से वास्को डी गामा के जहाज का पहली बार भारत आगमन हुआ। उस समय कालीकट के राजा जमोरीन हुआ करते थे जो कि एक स्वतंत्र राजा थे और यहाँ पर कोई भी मजबूत समुद्री सेना नहीं थी। इस कारण यहाँ पर वास्को डी गामा का आगमन हुआ। तो ये था सबसे पहला कारण और सबसे पहला उद्देश्य। अब हम आगे बढ़ते हैं। 2 कारण हैं। सबसे पहला, यूरोपीय बाजारों में मसालों की भारी मांग थी और दूसरा कारण ये है कि अरब और इटली के व्यापारियों का उन्हें एकाधिकार तोड़ना था। ऐसा क्यों? सबसे पहला देखते हैं यूरोपीय बाजारों में मसालों की इतनी भारी मांग क्यों थी, वो भी भारतीय मसालों की। क्यों? क्योंकि यूरोप है ठंडा इलाका। यूरोप में भयंकर ठंड पड़ती थी जिसके कारण वे मांस को लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए भारतीय मसालों पर आश्रित थे। जैसे काली मिर्च हो गया, लौंग, इलायची, दालचीनी का भी इस्तेमाल करते थे ताकि वे उसे प्रिजर्व कर सके, सुरक्षित रख सके। इसलिए उनकी ये मजबूरी कि बिना मसालों से उनका सर्दियों में गुजारा होना मुमकिन नहीं। जब ज़मीनी रास्ता ही बंद हो गया तो मसालों की किल्लत हो गई जिससे यूरोप में कीमतें आसमान छूने लगी। इसलिए उन्हें भारत ही आना पड़ा, वो भी सीधे तौर पर। और दूसरा कारण ये था कि पुराना रास्ता बंद होने के बाद भी थोड़ा बहुत सामान यूरोप पहुंचता था। उस पर अरब के व्यापारियों और इटली के, जैसे कि इटली के व्यापारी कौन कौन से, वेनिस और जेनोआ के व्यापारियों का कब्जा था। वे बीच में बहुत मुनाफा कमाते थे। मजबूरी ये हुई कि स्पेन और पुर्तगाल जैसे देश में बिचौलियों को हटाकर वे सीधे भारत से व्यापार करना चाहते थे ताकि उन्हें सामान सस्ता मिले और मुनाफा सीधे उनके पास आए। तो इससे इन दोनों कारण से उनका एक और उद्देश्य बढ़ा कि मसालों के व्यापार पर उन्हें एकाधिकार करना था। उनका उद्देश्य ये था कि यूरोपीय व्यापारी अरब के व्यापारियों और इटली के वेनिस नगर के बिचौलियों को हटाकर सीधे भारत से सस्ते दामों पर मसाले खरीदना चाहते थे ताकि वे यूरोप में उसे कई गुना महंगे दामों पर बेचकर अधिकतम मुनाफा कमा सकें। ठीक है, तो अरब और इटली के व्यापारी कौन थे? मुख्य रूप से वे दोनों बिचौलिए ही थे। अरब व्यापारी, जब भारत के व्यापारी अरब की तरफ जाते थे तब उनका सफ़र सिर्फ अरब देशों तक था और अरब के व्यापारी बीच में बिचौलिए थे जो भारतीयों से सस्ते दाम पर सामान खरीदते थे और अपने मेहनत व जोखिम का भी बहाना बनाकर आगे यूरोप वालों को वही सामान कई गुना महंगे दाम पर बेचते थे। इसके बाद आते हैं इटली के वेनिस व्यापारी। यूरोप के बॉर्डर पर
पहुंचने के बाद सामान ले जाने का अधिकार केवल किनके पास था? इटली के वेनिस और जेनोआ के व्यापारियों के पास ही था, और वे इसका फायदा इस प्रकार उठाते थे कि वेनिस के व्यापारी उस सामान को अरब वालों से खरीदते थे और उसमें अपना दूसरा बड़ा मुनाफा जोड़ देते थे। इसके बाद वे उस सामान को स्पेन, पुर्तगाल, इंग्लैंड और फ्रांस जैसे जितने भी देश हैं वहाँ के बाजारों में बहुत ऊंचे दामों पर बेचते थे। पुर्तगाल आते आते उनका दाम 100 गुना हो जाता था भारतीय मसालों, सूती कपड़ों, इन सब का। इसलिए उनका ये मेन उद्देश्य था कि मसालों के व्यापार पर वे एकाधिकार करना चाहते थे। वे उस जमीनी रास्ते को छोड़कर समुद्र के रास्ते से सीधे भारत पहुंचना चाहते थे। तो इस प्रकार हमने 2 कारण देखे, 2 उद्देश्य देखे, मतलब 3 कारण देखे, 2 उद्देश्य देखे। आगे देखते हैं। चौथा कारण है जहाज रानी और विज्ञान का विकास। कारण क्या था? 15वीं सदी में यूरोप में पुनर्जागरण हुआ। वे आधुनिक होने लगे जिससे विज्ञान और तकनीक को बढ़ावा मिला। और अब यूरोप के पास क्या क्या था? दिशा सूचक यंत्र आ गया, बेहतर समुद्री नक्शे आ गए और बड़े बड़े मजबूत जहाजें भी थे जो गहरे समंदर की ऊंची लहरों को झेल सकते थे। इस तकनीक ने राजाओं और नाविकों को अटलांटिक महासागर पार करने का हौसला दिया। अब समुद्र पार करके भारत आ गए। आगे अब इनका 2 उद्देश्य है। सबसे पहला व्यापारिक चौकियां और फैक्ट्रियां स्थापित करना, जो कि हमने पहली क्लास में भी पढ़ा था, कोठियां करके, ये एक है। और दूसरा उद्देश्य भारतीय संपदा का दोहन। सबसे पहला ये है कि भारत पहुंचकर उनका यह पहला मकसद था कि जमीन नहीं जीतना बल्कि तटीय इलाकों जैसे कालीकट, गोवा, सूरत, मद्रास में अपनी फैक्ट्रियां, गोदाम बनाना था। ये फैक्ट्रियां क्या करती थी? सामान को इकट्ठा करती थी, उसे सुरक्षित रखती थी और फिर जहाजों के जरिए यूरोप भेजने के केंद्र थे ये व्यापारिक केंद्र। बाद में सुरक्षा के नाम पर इन्होंने इनकी किलेबंदी भी की थी, ऊंची ऊंची दीवार बनाए थे, तोपें भी लगाई थी, निजी सैनिक भी रखे गए थे। ये फैक्ट्रियां सामान को इकट्ठा करने, सुरक्षित रखने और फिर जहाज़ों के जरिए यूरोप भेजने के केंद्र थे। बाद में सुरक्षा के नाम पर वही किलेबंदी भी शुरू कर दी गई। अब दूसरा, भारतीय संपदा का वे दोहन करना चाहते थे। शुरुआत में यूरोपीय देश भारत से सामान खरीदने के लिए सोना चांदी लाते थे, लेकिन बाद में उनका मुख्य उद्देश्य यहीं से टैक्स वसूलना और उसी पैसे से भारतीय सामान खरीद कर यूरोप भेजना बन गया ताकि उनका खुद का पैसा खर्च ना हो। ये हुआ। अब अन्य कारण क्या है कि यूरोपीय राजाओं का भी आर्थिक समर्थन इन्हें प्राप्त था। कैसे? पुर्तगाल के राजकुमार हेनरी द नेविगेटर और स्पेन की महारानी इसाबेला जैसे शासकों ने समुद्री यात्राओं पर पानी की तरह पैसा बहाया। वजह यह थी कि इन राजाओं की तिजोरियां खाली हो रही थीं। उन्हें अपनी सेना बनाए रखने के लिए भारी धन की जरूरत थी, जो केवल भारत के साथ सीधे व्यापार से ही मिल सकता था। ये कारण। अब और अलग अलग उद्देश्य, अन्य उद्देश्य, आपसी प्रतिस्पर्धा और वर्चस्व। इन सब का मेन यही उद्देश्य था कि यूरोप में खुद को सबसे शक्तिशाली साबित करने के लिए ये जितने भी देश हैं इन सब के बीच होड़ मची। उनका उद्देश्य भारत के व्यापारिक केंद्रों पर कब्जा करके अपने यूरोपीय प्रतिद्वंदियों को भारत से बाहर खदेड़ना, जैसे अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को वांदीवास की युद्ध में हराया। और आखिरी उद्देश्य था कि राजनीतिक नियंत्रण और साम्राज्य विस्तार, जो कि बाद में हुआ। जब यूरोपीय शक्तियां, विशेषकर अंग्रेजों ने देखा कि भारत के राजा आपस में लड़ रहे हैं और केंद्रीय सत्ता मुगल साम्राज्य कमजोर हो चुकी है, तो उनका उद्देश्य केवल व्यापार से बदलकर शासन करना हो गया। उन्होंने कौन सी नीति अपनाई? फूट डालो और राज करो की नीति अपनाकर भारत की दीवानी और राजनीतिक सत्ता पर कब्जा करना शुरू कर दिया।
तो ये सब थे कारण व उद्देश्य। तो आज हमने यह देखा कि भारत में यूरोपीय शक्तियों के आगमन का मुख्य कारण और उद्देश्य क्या थे। मुख्य रूप से 5 कारण बताए हैं और 6 उद्देश्य। आगे हम देखेंगे भारत में पुर्तगालियों का आगमन। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।